ओके। 73 द आईवी यूरोग्राफी ऑफ 8 ईयर ओल्ड बॉय। आवाज ठीक है ना? मैंने कहा पहले पूछ लूं। हाँ जी। 73 the IV urography of 8-year-old boy shows normal right kidney but shows absent of kidney on the left side और small shadow आपको मिल रहा है pelvic region में। तो इसका ये मतलब है कि pelvic में है किडनी। ठीक है, लेफ्ट साइड वाली जो किडनी है वो pelvic region में है, क्योंकि एक शेडो जो है वो हमें pelvic region में मिल रहा है। ठीक है, और ऊपर जो है वो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ किडनी? ठीक है, पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है वो पॉलीसाइथीमिया। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स भी मैंने एक आप लोगों को बताया था। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ क्या क्या एसोसिएटेड होता है? वेरी गुड पुशिंग। और एसीटीएच, चाल एडीएच, और एक और रह गया। वेरी गुड डॉक्टर, आ गया लैम्बर्ट। ठीक है, और स्क्वेमस सेल के साथ स्क्वेमस के साथ ना मोस्ट कॉमनली जो है ना वो ये वाले आ जाते हैं। ठीक है, स्क्वेमस सेल, हाँ, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स का बता दो। चलो, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग का भी बता दो। वेरी गुड डॉक्टर जारा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग के साथ यही है। ठीक है, और इसके अलावा ये रीनल कार्सिनोमा या पॉलीसाइथीमिया जो है ये पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम में आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स बताइएगा डॉक्टर सायरा, उसके साथ क्या है? हाँ चलो, इतना याद है, अच्छी बात है। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंग्स के साथ है वो है एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ओके। 79, ASO titer is used as a marker of post streptococcal glomerulonephritis, क्योंकि ये किस वजह से होता है? ASO टाइटर क्यों देखना है, किस वजह से होता है ये? तो पे कंप्लीट बता, बीटा हिमोलिटिक, ये नहीं भूलना। ठीक है, ग्रुप पे बीटा हिमोलिटिक पूरा याद रखना है। ठीक है, ये पूरा याद रखना है। 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्शन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन? तो एजेक्शन ऑफ मिल्क है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन करता है। ये पता नहीं यहाँ पे किस बात का एमसीक्यूज आ गया। रीनल में एंडो के एमसीक्यूज डाल देते हैं, एंडो में रीनल डाल देते हैं, जहाँ जहाँ दिल करता है वहां पे। अच्छा, 81 भी, patient having the hypokalemia, hypertension with the normal cortisol and VMA with the raised aldosterone, तो aldosterone ज्यादा होता है हमारे पास, कौन syndrome? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, a known case of CRF likely gland to enlarge, तो hypertrophic gland कौन सा होगा? पैराथायरॉइड ग्लैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, a renal disease with a continuous elevated level of renin, तो इसमें क्या है? अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ठीक है, अगर लिखा नहीं है, बच्चा भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूस एलिवेटेड लेवल्स आ रहे हैं रेनिन के, तो इसका क्या मतलब है? कोई या तो कंजेनिटल कॉज है
या फिर सेकेंडरी कॉज है कोई, ठीक है। तो उसके अंदर अब यहाँ पे सेकेंडरी तो कोई भी नहीं लिखा हुआ, कंजेंटल कॉज गिवन है जिसके अंदर फिर हम उसको क्लिक करेंगे अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, 20-year-old पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंक्रीज यूरिया क्रेटिनिन एंड इंक्रीज पोटेशियम लेवल। तो जब चीजें ज्यादा होंगी तो वो AKI में गया होगा, एक्यूट किडनी इंजरी। 91, a patient is suffering from chronic renal failure and on dialysis. Increase in which parameter of blood is alarming? तो पोटाशियम इज अलार्मिंग, ठीक है। पोटाशियम हमेशा अलार्मिंग होता है क्योंकि वो अरिथमियास कॉज करता है, ठीक है। हाइपोकैलीमिया भी अलार्मिंग होता है, हाइपरकैलीमिया भी अलार्मिंग होता है, ठीक है। 92, an old lady presented in the medical emergency in the unconscious state. Her BP 180/90, temperature 39, pulse 90. Labs are glucose 350, sodium 130, potassium 3.5, यूरिया इज 10, ठीक है। तो क्रॉनिक रीनल फेलियर है क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी में अनकॉन्शियस स्टेट के साथ आया, लेकिन हमने जब ग्लूकोज की तो 350 थी, सोडियम 130 ठीक है, पोटाशियम 3.5 भी ठीक है, लेकिन यूरिया 10 पे है, ठीक है। क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंसिव भी शो किया हुआ है, 180/90 पे है बीपी, तो इसका ये मतलब है कि उसको पुराना हाइपरटेंशन की वजह से यूरिया या करेक्ट हो सकता है कि रेज आ रहा हो, ठीक है। हाइपरटेंसिव एसोसिएटेड जो हमारे पास बार दफा नेफ्रोपैथी हो जाती है, ये उसको शो कर रहा है। तो जाहिर है जिसको हाइपरटेंशन है उसकी क्रॉनिकल कॉज होगी कि आहिस्ता आहिस्ता हाइपरटेंशन की वजह से जो है वो हमारे पास किडनी डैमेज होगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो यूरोसेप्सिस में भी जा सकता है जिसकी वजह से क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। 94, 24, 25 डायहाइड्रोक्सीकोलिन कैल्सिफेरॉल इंक्रीज इन क्रॉनिक रीनल फेलियर, क्योंकि इसमें कन्वर्जन नहीं होती है ना, ठीक है। 25 वाली जो होती है लीवर में पड़ी होती है, उसने 1 to 5 में कन्वर्ट होना होता है। तो जब कन्वर्जन नहीं होगी, विटामिन डी नहीं होगा, तो विटामिन डी नहीं बनेगा, तो जो 24-25 वाली है वो कटी होती जाएगी, जो क्रोनिक रीनल फेलियर में वो ज्यादा होती है, ठीक है। 95, द हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल फेलियर कॉजेज। तो हाइपरकैल्सीमिया और रीनल फेलियर पैराथायराइड हार्मोन एडिनोमा की वजह से होता है। 96, अ पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस, हिमाचूरिया, सैडल नोज एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो ये होता है वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस में। वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर एपिस्टैक्सिस, हिमाचूरिया और ये सैडल नोज के साथ आ जाता है, ठीक है। और गुड फास्टर में क्या आता है? गुड फास्टर सिंड्रोम में क्या आता है? हाँ हिमो हाँ हिमोप्टेसिस, हाँ लीनियर डिपॉजिट, हाँ उसके अंदर खांसी के साथ आएगी, इसमें एपिस्टैक्सिस और हीमोजूरिया आ रहा है, ठीक है, यूरिन में प्रॉब्लम आ रही है। 97, a young patient develop ARF and CPH, which part of the kidney is most likely damaged? तो जब भी हमारे पास किडनी डैमेज होती है तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल सबसे ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा फिल्ट्रेशन वगैरह करनी होती है, इसलिए, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, द पेशेंट विद द रीनल आर्टरी स्टेनोसिस may present with a very high blood pressure and due to increased renin secretion. Which of the following structure is kidney responsible for sensing inadequate perfusion and secreting renin? तो जो जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वो परफ्यूजन को भी चेक करते हैं और रेनिन को रिलीज करना है नहीं करना ये वो ही देखते हैं, ठीक है। ये जक्सा ग्लोमेरुलर सेल्स का फंक्शन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, एड्रीनल इनसफिशिएंसी मेन फीचर हाइपरकैलीमिया होगा, ठीक है। 106, द रीनल बायोप्सी वाज डन, हाउ टू डायग्नोज अमीबा इन्फेक्शन? तो पैस पॉजिटिव होता है अमीबा इन्फेक्शन के अंदर भी। और जीआईटी में कौन सी डिजीज थी जो पैस पॉजिटिव थी? वेरी गुड डॉक्टर साहरा, वेरी गुड डॉक्टर आयशा डॉक्टर आयशा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को याद भी रह रही है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड डॉक्टर सारा।
108 there is increased risk of carcinoma of bladder due to exposure of amines, ठीक है, वेरी गुड डॉक्टर सिद्रा। 109 द फोकल सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोसेक्लेरोसिस के अंदर क्या होगा, मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा, ठीक है। 110 द लॉन्ग स्टैंडिंग, क्योंकि ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर आता है, ठीक है। 110 द लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, नाउ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एडीमा इज ड्यू टू व्हाट, तो हाइपरटेंशन के अंदर एडीमा किस वजह से होगा, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, ठीक है। 111 यूरोग्राम किया, उसी तरह ही किडनी एक एब्सेंट थी, उसके बाद क्या हुआ, लेफ्ट साइडेड इंस्टेड ऑफ शैडो पेयर अबव द ब्लैडर, तो क्या हुआ, लेफ्ट पेल्विक किडनी है, नीचे की तरफ किडनी आ गई है, ये रिपीट है। 112 आईजीए नेफ्रोपैथी, IgA nephropathy is associated to the Berger disease, ठीक है। 113 कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन में भी प्रिवेंटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसको ऐसे थोड़ा सा रटा लगा लें, इसके पीछे पूरी कहानी याद करने की जरूरत नहीं। 114 कंजेंटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया जो है वो यूरिन पोरफायरिनो, यूरिन में पोरफायरिन ज्यादा करता है, और यूरिन पोरफायरिनोजेन जो है उसका डिफेक्ट होता है। इसमें 111 में एक्टोपिक क्यों नहीं हो सकता, एक्टोपिक की तो ऑप्शन ही नहीं है। पिछले एमसीक्यूज में थी ना, अच्छा वो पिछला एमसीक्यू था, एक मिनट। अच्छा एक तो ये है कि पेल्विस में उसने बता दिया कि पेल्विस में आपको मिल गया, तो फिर आप पेल्विस किडनी की ही बात करोगे कि ये पेल्विक किडनी है, ठीक है। अगर वो पेल्विस में रीजन का ना बताता, हाँ 73 में, वो पेल्विक रीजन में अगर ना बताता तो फिर हम उसमें एक्टोपिक किडनी कह सकते थे। लेकिन एक्टोपिक में भी ना बात दफा अगर आपको कोई मतलब कि लोकेशन नहीं दी थी तो फिर हम एक्टोपिक की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर लोकेशन दे दी हुई है तो आप उसको स्पेसिफिकली उसी साइड की किडनी बोलोगे, ठीक है। अच्छा कंजेंटल एरिथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, व्हाट इज द फाइंडिंग इन यूरिन, यूरिन में यूरिन पोरफायरिन 1 होगा, और वैसे यूरिन पोरफायरिनोजिन भी होता है, ठीक है। यूरिन पोरफायरिनोजिन जो होता है वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन पोरफायरिन 1 जो है वो यूरिन में आपको मिलता है, ठीक है। तो इंक्रीज क्या करता है यूरिन पोरफायरिन 1, और डिक्रीज क्या होता है यूरिन पोरफायरिनोजिन, ठीक है, जिसने उसको कन्वर्ट करना होता है, तो वो डिक्रीज होता है। 115 a lady with a CRF patient sample taken which is placed in refrigerator, ये वही दोबारा हेमोलिसिस हो जाएगी, रिपीट है। 116 अच्छा 35-year-old have malnutrition positive anti-DS DNA now develop the protein urea and hematuria, मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, ये SLE के साथ एसोसिएशन बता रहा है, SLE के साथ ल्यूपस नेफ्राइटिस की एसोसिएशन होती है, वेरी गुड डॉक्टर आजा, ठीक है। 117 एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट इन विच इमरजेंसी कंडीशन, तो कोमा कंडीशन में आता है एडिसन क्राइसिस का, ये हमने एंडो में भी किया था। 118 इन कुशिंग सिंड्रोम फॉलोइंग अकर, तो ये हमने तब भी किया था, जीनोपीनिया होता है कुशिंग सिंड्रोम में। 119 an old patient presented with a fatigue, weakness and dyspnea with a lab showing decreased calcium level, increased phosphate level, ये repeat है, ठीक है। ये सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को शो कर रहा है। 120 रिपीट है स्मेल ऑफ बर्न्ट, 121 रिपीट है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का बताना है, ठीक है। 122 जो है ये आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है, ये मैंने, अच्छा मैं ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस वाले नहीं करवा दी, लेकिन अगर किसी को भी कोई इशू हो तो आपने मुझसे पूछ लेना कि हमें ये समझ नहीं आई, ठीक है। ये मैंने इसलिए छोड़े ताकि ये बुक रख के या कोई मतलब के पेज रख के ना इसको कवर करके इसको सॉल्व करें, ये जब आप सॉल्व करोगे ना तभी याद होगी। तरीका मैं बता चुकी हूँ लेकिन सॉल्व किए बगैर नहीं याद होगी, इसलिए ये करनी है। और ये जो है वो स्पेसिफिकली करके मुझसे पूछना भी है कि ये नहीं समझ आया, ठीक है, जो नहीं समझ आया उसको पूछना भी है कि ये नहीं। 124 the patient came to you with the hematuria, what is the level of injury, तो ग्लोमेरुलाई है, हीमाचूरिया है, आरबीसी कॉस्ट है, ठीक है। आरबीसी कॉस्ट जब भी आएंगे तो मेम्ब्रेन डैमेज होगा, ठीक है।
126 भी रिपीट है, 25 आप लोगों ने करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ड्रग लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया इन सियाल एडीएच, तो कार्बामीजापिन जो होती है वो सियाल एडीएच के पेशेंट में हाइपोनेट्रीमिया भी करती है, ठीक है। 128 अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा, हिज यूरिन ऑस्मोलैरिटी वाज डिक्रीज, मतलब कि यूरिन डाइल्यूटेड जा रहा है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज, मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेटेड है। एंड डेवलप सिम्टम्स ऑफ पोलीडिस्पिया पोलीयूरिया, पॉजिटिव वाटर क्लियरेंस, लाइकली कॉज वुड बी तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि ट्रॉमा की हिस्ट्री है, हिस्ट्री की वजह से क्या हुआ है, एडीएच नहीं आ रहा, और एडीएच जब नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है कि जब ट्रॉमा की हिस्ट्री है, ट्रॉमा की हिस्ट्री आएगी तो पिट्यूटरी डैमेज है। कौन सा पिट्यूटरी डैमेज है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी डैमेज है, जिसकी वजह से जो है वो एडीएस नहीं आ रहा, और एडीएस नहीं आ रहा तो उसकी वजह से जो है वो ये सारे प्रॉब्लम हो रही है। 163, 163 मेरा अगला, एक मिनट, नहीं, एक मिनट। 129, हाइपर कैपनिया लाइकली एसिड बेस्ड डिसऑर्डर इज व्हाट, तो ये आपने करना है 129, ठीक है। 129 आपने करना है। 30, 130 एडीएच कॉजेज विच इफेक्ट, अच्छा, 130 एडीएच कॉजेज विच इफेक्ट, तो एडीएच जो है वो इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी कर देता है। 131, 3 weeks old child with a history of projectile vomiting since birth, finding will be what, तो उल्टी से मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगी, ठीक है। 132 the patient of burn giving succinylcholine after ECG shows the tall dented T wave, तो succinylcholine के साथ अगर आप बर्न के पेशेंट में सक्सिनाइलकोलिन दे देंगे तो उसमें हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। इसीलिए एक विषय हमने एमसीक्यूज किया था जिसमें हमने कहा था कि बर्न के पेशेंट में हम सक्सिनाइलकोलिन नहीं देंगे। 133 मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब होगा जब बाइकार्ब डिक्रीज हो जाएगा। 134 आपने करना। 135 बट इज अ कॉमन फीचर ऑफ प्राइमरी एड्रेनल इनसफिशिएंसी, तो हाइपरकेलीमिया ये काफी दफा रिपीट हो चुका है, ठीक है। 136 the non-CCF patient developed the fetal edema, pleural effusion, pleural tap done, but with the finding of transudate, तो transudate में प्रोटीन या सेल काउंट जो है वो कम होगा। 137 the female at gestational age 34 having the symphysospondyle height of 28 weeks, तो इसका क्या मतलब है, रीनल एजेनेसिस है जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमेनोस है, ठीक है। और लीगो कब होता है और पोली कब होता है, पोली तब होता है जब बच्चा जो है वो amniotic फ्लूइड को इनगल्फ ना कर पा रहा, वो किस सूरत में नहीं कर पाता, जब उसको ड्यूडेनल एट्रेजिया होता है, जब एसोफेगल एट्रेजिया होता है, जब वो एनकेफली होती है, उसका स्कल या फेस बना ही नहीं होता पूरा, ठीक है, तो उस सूरत हाल में वो इनगल्फ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से amniotic फ्लूइड ज्यादा होता है। और ओलिगो तब होता है जब उसका जो है वो amniotic फ्लूइड वो बना नहीं पा रहा होता। रीनल एजेनेसिस इज द कंडीशन जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड नहीं बनता, और एमनियोटिक फ्लूइड ना बनने पे जो गेस्टेशनल एज है वो कम नजर आ रही होती है, जो एग्जैक्ट एज होती है उससे, ठीक है। 138 द पेशेंट प्रेजेंट विद लो सीरम कैल्शियम, ये वही है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। 139 हॉर्सशू किडनी इज एसोसिएटेड विद द पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन एब्नॉर्मेलिटी, ठीक है। हॉर्सशू किडनी जो होती है ना, उसमें वो जो पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन होता है वो उधर दोनों की वो कनेक्शन होता है, दोनों किडनीज का जंक्शन पे, ठीक है। 140 the male patient presented with a history of fever and significant weight loss, painful, painful micturition and hematuria and having the raised creatinine and hematocrit. He is having cancer of which, तो किडनी का कैंसर है, ठीक है। अब ये देखिए 141 में क्या है, आईवी यूरोग्राफ उसका कराया है 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड का, फ्यूजन ऑफ लोअर पोर्स ऑफ द किडनी आई है, ठीक है। तो वो जो पेल्विक यूरिटेरिक जो पोर्स होते हैं ना वहां पे फ्यूजन होता है दोनों किडनी का,
उसे हॉर्सशू किडनी कहा जाता है। 142 आफ्टर आरटीए टीएफआर डिक्रीज इन पेशेंट केम विद एक्सेसिव ब्लीडिंग, कॉज ऑफ डिक्रीज टीएफआर क्या होगा, आर्टीरियल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। 143 ये बार बार वही है, इंट्रामेम्ब्रेनस इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल नेफ्राइटिस के अंदर। अच्छा 144 इन सीकेडी विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स, तो प्लाज्मा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो हो जाती है, ठीक है। वाटर रिस्ट्रिक्शन जो है वो कही जाती है, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाती है। 145 द यूजुअल रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा क्या होता है कि वो रीनल वेन से जाता है, ठीक है। 146 पेशेंट विद हाई बीपी एएन ने पॉजिटिव है, तो ये जो है वो नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या इसमें लूपस नेफ्राइटिस भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है, क्योंकि एना जो पॉजिटिव होती है वो होती है एसएलई के लिए, ठीक है। 147 a patient has presented with a generalized body edema, peripheral edema, his urine show hematuria and proteinuria, तो इसके अंदर जो है वो सॉल्ट रिटेंशन है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, या तो डिक्रीज ऑन कॉर्टिक प्रेशर आ जाता, नहीं तो फिर सॉल्ट रिटेंशन, ठीक है। 148 इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज व्हाट विल अकर, तो उसके अंदर ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है एडीएच कम होने की वजह से, ठीक है। 149 इन 8-year-old पेशेंट प्रेजेंट टू द क्लिनिक विद पेरीऑर्बिटल एडीमा, हिज लैब शो प्रोटीन ग्रेटर देन 3.5, तो ये आपको क्या पता है, एल्ब्यूमिन यूरिया एंड सोडियम रिटेंशन, ठीक है। अच्छा 150 which of the following is the common cause of metastatic calcification in the kidney, जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन इन द किडनी आ रही होती है उसका कॉमन काज क्या होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, ठीक है। क्योंकि हाइपर पैराथायराइडिज्म पे कैल्शियम जो है यहाँ पे कम हो रहा होता है और पैराथायराइड फॉस्फेट ज्यादा हो रहा होता है, ठीक है। और वो एक्सेस कैल्शियम फ्रॉम द टिश्यू भी ले लेता है, सारा कुछ ले लेता है, जिसकी वजह से मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है, ठीक है। सेकेंड एडिशन में कितने एमसीक्यूज हैं, किसी के पास है सेकेंड एडिशन? चलो फिर 170 तक तो करते हैं एटलीस्ट। अच्छा नॉरएपिनेफ्रीन इज रिलीज्ड बाय नॉरएपिनेफ्रीन, ये हम सीएनएस में करेंगे, एपिनेफ्रीन और नॉन एपिनेफ्रीन का, ठीक है। तो नॉन एपिनेफ्रीन होती है ये पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो सिंपैथेटिक फाइबर से रिलीज हो रही होती है, और जो एपिनेफ्रीन भी वहीं से हो रही होती है, ठीक है। और जो एसिटाइलकोलिन होती है वो मेनली पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक और प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से आ रही होती है, कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है, वो हम सीएनएस में करेंगे उसको डिस्कस। 152 द पेशेंट आफ्टर आरटीआई हैविंग द ब्लड लॉस डेवलप द एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन सा होगा, पीसीटी, और इसमें से निकालेगा कौन सा, कवर कौन सा करेगा इस प्रॉब्लम को, CCT, वेरी गुड। 153 द पेशेंट विद हाइपोवोलेमिक शॉक, पेशेंट किडनी में आपको एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मिलेगी। 154 आपने करना है, 56 आपने करना है। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जनरलाइज्ड एडीमा, फ्रॉथी यूरिन आ गया है, तो क्या है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स नहीं हो रहे, ठीक है। 158 और फ्रॉथी यूरिन किस सिंड्रोम में आता है, 158 इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसर किडनी तब होता है जब एनाल्जेसिक्स नेफ्रोपैथी होती है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, वेरी गुड डॉक्टर हाजर। 159 the 22-year-old boy with abdominal pain, purpura and having raised urine nitrogen cause is what, तो hemolytic uremic syndrome, ठीक है। hemolytic uremic syndrome में abdominal pain, परपरा और जो रीनल जो टेस्ट होते हैं वो रेज्ड आते हैं, ठीक है। इसमें एक ट्रायड आ रहा होता है, एब्डोमिनल पेन लाजमी आती है, परपरा आते हैं, पल्पेब्रल परपरा, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो रीनल सिस्टम अफेक्ट होता है, हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। 160 द मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रेटिनिन किस में होगा, एंड स्टेज जो रीनल डिजीज होगी उसके अंदर, हाँ माहा भी आ रहा होता है इसके अंदर, ठीक है। माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया के अंदर भी आ रहा होता है, जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, यूरीमिया और ये रीनल कॉजेज आ रहे होते हैं साथ में, ठीक है। तो उसमें वो हाँ वो एचएसपी में होता है।
हाँ HSP में ये होता है, लेकिन वो हिमोलिटिक नहीं, जो टीटीपी होता है ना उसमें वो होता है पेंटेड। जो एचएसपी होता है ना वो मेनली होता है ये, हाँ ठीक कह रही है डॉक्टर सारा, एचएसपी के अंदर ये अब्डोमिनल पेन परपरा और आ रहा होता है। यहाँ पे उन्होंने हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम के साथ उन्होंने इसको एसोसिएट कर दिया। पेंटेड होता है टीटीपी में, जिसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। जो हस होता है ना उसमें अम, वो ट्रायड भी आ रहा होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह। और उसके अलावा उसमें ये रीनल कॉजेज आ रहे होते हैं। जो एचएसपी होता है ना वो बच्चों के अंदर होता है, और उसमें जो है वो एब्डोमिनल पेन परपरा और रीनल कॉजेज आ रहे होते हैं, वो बच्चों में प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। ठीक है, एचएसपी अगर यहाँ पे होता तो उसको भी हम प्रेफर कर सकते थे, लेकिन वो ज्यादातर ना वो बच्चों में होता है, ठीक है। वो बच्चों की उसकी हिस्ट्री होती है। 160 हो गया। 161 टाइप 2 जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, डिफेक्ट किसमें होगा हमारे पास? बाइकार्ब रीअब्जॉर्प्शन। अच्छा, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस आपकी रह गई थी। रफी कर रहे हैं आजकल आप लोग साथ साथ कि नहीं? मैम आ गई है रफी की वापस? नहीं कर रहे हैं? मतलब आप लोग उनकी रफी, अभी रफी फिर आप लोग कर नहीं रहे वो क्या, लेक्चर्स आपको नहीं आई? अच्छा, उनका प्रॉब्लम भी ऐसा हो गया है कि कह भी नहीं कर सकते यार, क्योंकि ना रफी साथ साथ हो रही हो ना, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड मिल जाते हैं। और रिकॉर्डेड सुन रहे हो कि नहीं? अच्छा चलो, मैं रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करा देती हूँ, ठीक है। रिकॉर्डेड सुन लिया करो, पता क्या है, चलो अभी तो उनका प्रॉब्लम आ रहा है, उनकी अम्मी की डेथ हो गई है तो कुछ कह भी नहीं सकते इस बारे में। रिकॉर्डेड सुन लो, ठीक है। उससे ये होगा कि जो डबल ए से पढ़ोगे ना उधर से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो रफी फिर बाद में भी करोगे तो सही, जाहिर है वो आपकी कवर तो करवाएंगे, लेकिन फिर ये होगा कि रिकॉर्डेड आपको मिले होंगे ऑलरेडी, और अगर आप रिकॉर्डेड सुनोगे ही नहीं तो फिर वो रिकॉर्डेड तकरीबन सेम ही होंगे जो आपकी नई क्लास को ही होनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो वन लाइनर्स हैं तो उसमें पढ़ना ही होता है। अच्छा, अपना रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस का, अगर आपके पास रफी सबके पास पड़ी है तो उधर से भी आप देख सकते हो। अच्छा, जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है ना उसमें तीन टाइप्स होती है। एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2, एक होती है टाइप 4। टाइप 3 नहीं होती इसमें, ठीक है। जो टाइप 1 होती है उसमें जो अल्फा इंटरकलेटेड सेल्स होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अल्फा इंटरकलेटेड सेल जो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट कर रहे होते हैं वो अफेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बाइकार्ब भी नया नहीं आता उस हाइड्रोजन आयन के सिक्रीट होने की वजह से। जब हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होगा और नया बाइकार्ब नहीं आएगा तो पीएच जो है वो हमारे पास ज्यादा रहेगी। पीएच का मतलब यही है ना कि जितने हाइड्रोजन आयन कम उतनी पीएच ज्यादा, ठीक है। तो हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो जाएंगे लेकिन उतने बाइकार्ब नहीं आएंगे वापस, अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स डैमेज होने की वजह से, जिसकी वजह से पीएच 5.5 से ज्यादा रहेगी और हाइपोकैलीमिया रह सकता है, ठीक है। दो तीन चीजों में ये डिजीज कॉज होती है, एक तो एम्फोटेरिसिन बी की टॉक्सिसिटी की वजह से कोई कंजेनिटल एनोमली हो गई है तब, या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तब, ठीक है। क्योंकि अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स किस जगह पे लोकेटेड होते हैं? बीसीटी से तो नीचे नहीं होते, कलेक्टिंग डक्ट में ही शुरू हो जाते हैं ना। तो अल्फा इंटरक्लेटेड सेल्स ने अगर हाइड्रोजन आयन सिक्रीट कर देना है, बाइकार्ब नहीं लेना मजीद,
तो उस सिचुएशन में हमारे पास टाइप 1 ट्यूबुलर एसिडोसिस हो जाती है और उसमें हाइपोकैलेमिया होता है और पीएच ज्यादा होती है। ये वाहिद टाइप है ट्यूबुलर एसिडोसिस की जिसके अंदर पीएच 5.5 से ज्यादा होती है, ठीक है। बाकी जो दोनों टाइप्स होती हैं, टाइप 2 और जो टाइप 4 होती है, उसके अंदर पीएच कम होती है 5.5 से। अब टाइप 2 ट्यूबुलर एसिडोसिस जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे बायकार्ब रीअब्जॉर्प्शन फर्क आ जाती है, बायकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं होती। की वजह से क्या होता है कि उस पे उस जगह पे या तो कोई फैंगनी सिंड्रोम हुआ या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लिए जिन्होंने प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट किया, इसकी वजह से बायकार्ब एब्जॉर्ब नहीं हुई, ठीक है। उसमें दो कॉजेस मेजर आ जाते हैं, एक फैंगनी सिंड्रोम जिसकी वजह से बायकार्ब नहीं एब्जॉर्ब हुई और दूसरी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जो कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से एब्जॉर्ब नहीं हुई। लेकिन ये जो टाइप ऑफ रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होती है टाइप 2, इसमें बायकार्ब का मसला तो होता है लेकिन पीएच इसमें 5.5 से कम होती है, ठीक है। अब जो आखिरी रह गई है वो टाइप 4 है। टाइप 4 जो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, ये वाहिद रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है जिसमें हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है। पीएच इसकी भी कम होती है लेकिन इसके अंदर एल्डोस्टेरॉन कम होने की वजह से हाइपरकैलेमिया हो जाता है और NH4 एक्सक्रीशन भी कम हो जाती है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में या तो डायबिटीज एल्डोस्टेरॉन को कम कर सकती है, जैसे एस इनहिबिटर्स कम कर सकते हैं, एस इनहिबिटर्स या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो इनहिबिटर्स वो हो गए, ठीक है। या एआरबीज हो गए, एनसेड्स हो गए, ये सारे जितनी भी चीजें हैं ये एल्डोस्टेरॉन को कम करती है। तो एल्डोस्टेरॉन को जो चीजें कम करती हैं वो करती है टाइप 4, और टाइप 4 के अंदर हमारे पास जो है वो हाइपरकैलेमिया आता है, ठीक है। जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें आपके पास एमसीक्यूज कैसे आएंगे कि रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस वो वाली जिसमें पीएच कम हो ही नहीं रही, तो बस याद रखो बस जो भी पीएच गिवन हो, अगर पीएच कम नहीं हो रही तो वो टाइप 1, ठीक है। अगर हाइपरकैलेमिया है तो टाइप 4 है, अगर बायकार्ब का मसला है तो टाइप 2 है। तो यही एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। 162 तो पेशेंट विद हाई बीपी है ना, पॉजिटिव ये पहले कर चुके हैं, कॉम्प्लीमेंट लेवल। 163 नेफ्रोजेनिक डायबिटीज व्हाट विल अकर, तो ईसीएफ ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये भी कर लिया। 164 सिरोसिस के साथ एचबीवी है, उसको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म रेनिन की वजह से होता है। 165 ईआर में आया है पेशेंट हेडेक फटीग के साथ पैल्पिटेशन के साथ, ठीक है। सोडियम 150 है, पोटाशियम 3 पे है, तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया में जा रहा है। 166, अच्छा अच्छा, जो 166 है उसके अंदर पेशेंट है palpable pruritic rash, raised creatinine and burning feet and also having the urine plasma protein diagnosis HSP, ठीक है। तो उसके अंदर भी उनको HSP या उसके साथ एसोसिएट करना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अब उसने HSP दे दिया है। ये palpable pruritic rash होता है और burning feet। अच्छा, वैसे जो burning feet आते हैं ना, ये adults के अंदर आती है, और ये जो अडल्ट के अंदर कॉज आती है ना बर्निंग फीट के साथ, ये ग्रेनुलोमेटोसिस होता है, ठीक है। जैसे मिक्स ग्रेनुलोमेटोसिस उसको कहा जाता है, ठीक है। फेनोस्टेनॉन परफरा, ठीक है। जो मिक्स टाइप होती है ना उसके अंदर बर्निंग फीट वैसे आते हैं, ठीक है। और HSP जो होती है ये बच्चों में होती है ज्यादातर, उसमें बर्निंग फीट नहीं आती। ये इन दो का ना मेन फीचर होता है, ठीक है। कोई ग्रुप में ना इसको भेज भी दीजिएगा मिक्स्ड को और HSP के डिफरेंस को एक दफा, नहीं तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी, ठीक है। 167 जो है वो रिपीट है। अच्छा, और 168 जनरलाइज बॉडी edema, his urine show hematuria and protein, तो उसके अंदर वो सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन रिपीट है। 169 repeat है। 170 the vasculitis that involve the same vessels or different vessels, तो ये जो है वो पोलीआर्थराइटिस नोडुलर होता है जिसमें सेम और डिफरेंट मल्टीपल वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं।
इसे हम पैन भी कहते हैं, ठीक है। ये हम वास्कुलाइटिस को भी डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बस इतना याद रख लें कि ऐसा वास्कुलाइटिस जिसके अंदर जो है वो सेम वेसल्स और डिफरेंट वेसल्स इन्वॉल्व होती है, वो पैन वास्कुलाइटिस। ठीक हो गया, 170 तक हो गया। नेक्स्ट अब 210 तक है, वो अब आप आगे से कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे। इसमें रिपीट ही बस, अब रिपीट है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह पैथो की क्लास अटेंड करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, और उसके बाद एमसीक्यू जैसे 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 चलता जाएगा। आरटी है, अच्छा, छोटे मोटे अब रिपीट कर देते जो आते हैं। टाइप 1 के अंदर पीएच कम नहीं होगी, 5.5 से ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। उसमें हाइड्रोजन वन सिक्रीशन हो जाती है, बायकार्ब उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, ठीक है। अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो पीएच ज्यादा रहती है, ठीक है, पीएच कम नहीं होती। टाइप 4 के अंदर हाइपर किलीमिया आता है क्योंकि एल्डोस्टेरॉन डैमेज होता है, ठीक है। टाइप 2 के अंदर बायकार्ब की रीएब्जॉर्प्शन इफेक्ट होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो हाइपोकिलीमिया ही होता है, जैसे टाइप 1 में होता है, ठीक है। ये मोटे मोटे पॉइंट हैं जो एमसीक्यूज में होते हैं। टाइम 3 to 5, 3 to 5 रोजाना का वही टाइम है, 3 to 5। हाँ जी, कल पल्मों की क्लास है, ठीक है। एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद टेस्ट भी करना है, मेडमॉक्स से लाजमी, फिजियो भी और पैथो भी, ठीक है। कुछ ना समझ आए मुझसे पूछ लो। ओके, अल्लाह हाफिज।